हाँ जी, इस चैप्टर का बैकबोन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नाउ ध्यान से सुनना शुरू करो इसको। एक आपके पास होएगा SN1, दूसरा होएगा आपके पास SN2 और तीसरा आपके पास होएगा SNI। वो प्रिपरेशन में यूज होएगा, नीड होएगी तो उसको करवाएंगे वहां जाकर ना। अभी फिलहाल SN1 का फोकस करने जा रहे हैं। लिसन केयरफुली। एक जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं सबसे पहले। एक टर्शरी एल्काइलाइड लिखा, यहाँ इथेनॉल, वाटर, जो भी आपने एक पोलर प्रोटिक सोलवेंट लिख दिया है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट लिख दिया है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। ठीक है जी। पोलर वो जिसमें प्लस माइनस और प्रोटिक वो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कैपेबल हो। आपने एक पोलर प्रोटिक सोलवेंट लिख दिया और फाइनली इस एक्स के रिमूवल के बाद इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करके आपको ईथर बना के दे दिया है। अब ये क्वेश्चन है कि ये बना कैसे, तो उस बात को समझने का तरीका आपके पास है कि SN1 दो स्टेप्स में प्रोसीड कर रही है। SN1 प्रोसीड्स इन द टू स्टेप्स। नंबर 1 एक स्लो स्टेप होएगा, एक फर्दर होएगा फास्ट स्टेप। एक स्लो और दूसरा फास्ट। तो स्लो स्टेप पे नजर मारने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना और समझना। इसमें है डिसोसिएशन, इसमें है आयोनाइजेशन, इसमें है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तभी कई बार ना इस SN1 के लिए एक नाम और रखा हुआ है बुक्स के अंदर। SN1 इज ऑल्सो नोन एज सोल्वोलाइसिस। SN1 को हम लोग सोल्वोलाइसिस भी बोलते हैं। SN1 इज ऑल्सो नोन एज अ सोल्वोलाइसिस, इसको सोल्वोलाइसिस भी बोलते हैं। तो कुल मिलाकर करना क्या जी, ये जो वाटर है या इथेनॉल है या फिर जो भी पोलर प्रोटिक सोलवेंट है, प्रोटिक, अब प्रोटिक वर्ड का फायदा मिलने वाला है आप लोगों को। ये जो प्रोटिक है ना, ये इस कार्बन हैलोजन पोलर बॉन्ड, अब पोलर वर्ड का भी फायदा मिलने वाला है। तो इस पोलर बॉन्ड का और इधर से वाटर का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट हुआ। अब उसने क्या किया, तभी वर्ड आ रहा है ना, सोलवेंट ने लाइसिस करवाया, मीन डिकम्पोजिशन करवाया। तो सोलवेंट ने इसके अंदर डाइपोल डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप का अट्रैक्शन फोर्सेस लगाकर इस बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए कैटलाइज किया। तो इसके पहले ही स्टेप में, और आपको पुरानी बातें शायद याद हो, जब भी कभी कोई स्टेबल अनस्टेबल में बदलता है, जब भी कभी कोई स्टेबल अनस्टेबल में बदलेगा तो स्टेप कैसा होएगा, स्लो और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो वाटर की हेल्प से, इथेनॉल की हेल्प से, मिथेनॉल की हेल्प से, जो भी आप ठीक लेके चल रहे हो, उनसे इस पूरे के पूरे एल्काइल हैलाइड का हो गया होमोलाइसिस। ये दो टुकड़ों में टूट गया। एक टर्शरी बिटाइल कार्बोकेटाइन, को जरूर नहीं बोलना टर्शरी बिटाइल, आप बोल सकते हो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया है। अब होएगा सेकंड स्टेप, उसको ध्यान से देखना और समझना। ये मेरे पास है वही बना हुआ कार्बोकेटाइन, जो नेचर वाइज कैसा है जी, sp2 हाइब्रिड। नेचर वाइज कैसा है, sp2 हाइब्रिड। अब इसका कन्वर्जन होएगा इसके फाइनल प्रोडक्ट में। अब एरो पे आपने क्या रखा हुआ है, वाटर रखा है, तो सीधे वाटर अटैक कर देगा, इथेनॉल तो इथेनॉल अटैक कर देगा, अगर मिथेनॉल तो मिथेनॉल अटैक कर देगा। जिस टाइप का भी आपके पास सोलवेंट या न्यूक्लियोफाइल होएगा, यहां न्यूक्लियोफाइल के टाइप, स्ट्रेंथ, नेचर की डिमांड ही नहीं कर रही कि वो कोई दमदार होना चाहिए, स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए उसकी। कुल मिलाकर आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू। अब मुझे ये जानना है कि इस रिएक्शन को, इस मैकेनिज्म को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। तो सारा फोकस जो हाईलाइटेड पोर्शन है उस पर देखना है आपने। ढंग से इस बात को देख लो। आयोनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, कार्बोकेटाइन का बनना एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, एरो पे पोलर प्रोटिक सोलवेंट होना ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड का टूटना ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेप है, बस इन्हीं पे डिपेंडेंसी ऑफ द SN1 काइनेटिक्स होगी। तो चेक कर लें जी, मैंने क्या किया, टाइप ऑफ सबस्ट्रेट। तो टाइप ऑफ सबस्ट्रेट में मैंने बड़ी सिंपल सी बात बोल दी है, जो सबस्ट्रेट एक स्टेबल कार्बोकेटाइन दे दे, जो सबस्ट्रेट एक स्टेबल कार्बोकेटाइन दे दे, जो सबस्ट्रेट एक स्टेबल कार्बोकेटाइन दे दे, that type of substrate will participate fastest in the SN1 kinetics। तो मैंने बेंजीन रिंग्स लिखी कई सारी, एक पे मिथाइल मिथोक्सी क्लोरो नाइट्रो लगा दिया। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे बहुत बात की हमने पिछले राउंड में। अब ये बेंजाइल 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 कार्बोकेटाइन
एक जगह मिथाइल, मिथोक्सी, क्लोरो, नाइट्रो, फिर यहां लिविंग ग्रुप सेम ही रखा मैंने। तो जो भी स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा मिथोक्सी ड्यू टू पॉजिटिव मिजोमेरिक इफेक्ट, क्लियर। इसके बाद है आपके पास मिथाइल ड्यू टू पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। उसके बाद क्लोरो माइनस साइड डोमिनेंट करता है, आपको पता ही होगा। नाइट्रो लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन देगा बिकॉज इस पे सारा कुछ नेगेटिव है। तो सबसे फास्टेस्ट रिएक्ट करने वाला कौन हुआ? बी। फिर कौन हुआ? ए। फिर कौन हुआ? सी। तो कुल मिलाकर मैंने जो कहना था वो ये बात है, जिससे भी स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाए दैट विल पार्टिसिपेट इन SN1 फास्टेस्ट। और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कौन अफेक्ट करता है। तो प्रायोरिटी रूल क्या था? पी पाई बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, दूसरा रेजोनेंस, तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन, फोर्थ नंबर इंडक्शन। तो इसी इसी ऑर्डर में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते चले जाओ, आंसर फिक्स कर दो। अब आपको ये क्वेश्चन दिया मैंने, इसके नीचे आंसर भी है, उसको मैं हिडन कर लेता हूं। अब जल्दी से चेक करो, ये जो कार्बोकेटाइन आपको दे रखे हैं, मतलब एल्काइल हैलाइड आपको दे रखे हैं, इसमें फास्टेस्ट कौन रिएक्ट करेगा? इन चारों में से फास्टेस्ट कौन रिएक्ट करेगा इन SN1? एक के रीजन के एक का रीजन समझ में आ गया होगा, एक का रीजन समझ में आ गया होगा, क्योंकि जैसे ही आई हटेगा वैसे भी लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा है। दूसरा दूसरा इस कार्बन पे प्लस आने के बाद इसमें बैक डोनेशन, पी पाई बॉन्डिंग के चांस भी हैं। उसके बाद है कार्बन हेलोजन बॉन्ड, जो जितना अच्छा लिविंग फास्टेस्ट SN1। टाइप ऑफ सोलवेंट जो जितना पोलर प्रोटिक फास्टेस्ट SN1। कैटलिस्ट, इफ द कैटलिस्ट इज कैपेबल टू गिव द प्रेसिपिटेट विद हैलाइड, फास्टेस्ट रिएक्शन होने वाला है। स्टीरियोकेमिस्ट्री, कार्बोकेटाइन sp2 हाइब्रिड है, प्लेनर है, 120 है, तो अटैकिंग एजेंट तो अटैक करता है फास्ट स्टेप में। अब हमारी डिमांड क्या है? जो sp2 हाइब्रिड होएगा वो प्लेनर होएगा, उसके दोनों साइड से प्लेन है, उसके दोनों साइड से अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, इधर बैक साइड और फ्रंट साइड, दोनों साइड फ्री है उसकी। बट एक समझनी बात पता है क्या थी? वैसे तो समझ में आई गया कि जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहां अलग अलग ग्रुप लगे हों, इफ द ऑल ग्रुप्स आर डिफरेंट, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल टाइप से कुछ ग्रुप लगे हों, देन जो न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट और बैक दोनों से अटैक करके एक आर फॉर्म बना लेगा, एस फॉर्म बना लेगा। कुल मिलाकर आर और एस दोनों इकट्ठी बन जाए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज द फिनोमिनन ऑफ रेसिमिजेशन। और रेसिमिजेशन का मतलब क्या? दोनों फॉर्म्स का एक साथ बनना, डेक्स्ट्रोलीवो का या आरएस का। लेकिन एक सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है, जिसको पिछले पीएमटी के एग्जाम्स ने भी हाईलाइट किया है, क्या कि अगर कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है, ये इसका बॉन्ड डिसोसिएशन हो रहा है स्लो स्टेप में, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन हो रहा है स्लो स्टेप में, जो कार्बोकेटाइन बनेगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूं आपको, अगर आप सुनने में इंटरेस्टेड हो तो, कि जब भी यहां से हेलाइड फ्री हो रहा होगा ना, जब भी हेलाइड यहां से फ्री हो रहा होगा, तो उसका ओरिएंटेशन प्लस की तरफ ही रहेगा, मतलब फ्रंट साइड में ही टिका रहेगा वो। उसका बॉन्ड डिसोसिएशन जरूर हुआ है, उसका बॉन्ड डिसोसिएशन जरूर हुआ है, बट उसका ओरिएंटेशन अभी भी सी प्लस की तरफ ही है, उसका ओरिएंटेशन अभी भी सी प्लस की तरफ ही है। तो जब भी कभी इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो फास्ट स्टेप में फ्रंट साइड से अटैक थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, लेकिन बैक साइड से अटैक इसमें इजी होंगे क्योंकि रिपल्शन नहीं लग रहा। तो इसीलिए अगर कोई पूछेगा कि SN1 का कैरेक्टरिस्टिक क्या, तो आप सीधे सीधे जवाब दोगे रेसिमिजेशन। लेकिन अगर आपसे उसके बाद वो पूछे, अगर इसके बाद वो आपसे पूछे क्या कि रेसिमिजेशन कंप्लीट हुआ, एग्जैक्ट 50-50 बना या पार्शियल रेसिमिजेशन हुआ, तो मुझे कहना पड़ेगा रिवर्ट वाला, उल्टा वाला। अगर आर सबस्ट्रेट है तो एस वाला प्रोडक्ट ज्यादा बना हुआ है और आर से आर वाला प्रोडक्ट कम बना हुआ है। तो कुल मिलाकर हम जवाब क्या ले रहे हैं कि इसमें इन्वर्जन की आदतें ज्यादा हैं,
और रिटेंशन की आदतें कम है। रिटेंशन मतलब सेम बने रहना, रिटेंशन मतलब सेम रहना, और रिटेंशन के बाद इन्वर्जन मतलब जस्ट ऑपोजिट हो जाना। तो कुल मिलाकर इसमें अगर लिविंग ग्रुप पुअर हो, लिविंग ग्रुप पुअर हो तो मान के चलो रेसिमिजेशन पार्शियल होएगा। अगर लिविंग ग्रुप भी वो जबरदस्त हो, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, वेरी बल्कि नेचर हो, देन वी कैन ऑब्जर्व द रेसिमिजेशन मूव टुवर्ड्स फुली रेसिमिजेशन। अदरवाइज पार्शियल रेसिमिजेशन इसका कैरेक्टरिस्टिक है। न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ कभी भी SN1 को अफेक्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल स्लो स्टेप में अटैक नहीं करता है। पीछे भी आपको बेंजीन के एक रिएक्शन में बताया था। उसके बाद बच्चों को थोड़ा सा आइडिया न्यूक्लियोफिलिसिटी का देना था। न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब क्या? स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? कार्बन प्लस पे अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल, और बार बार बोल रहा हूं H प्लस पे अटैक करने वाला बेस। तो यहां जो अटैक करे वो न्यूक्लियोफाइल, H प्लस पे जो अटैक करे वो होएगा बेस। तो व्हाट इज अ बेसिसिटी? अटैक ऑन प्रोटॉन। एंड व्हाट इज अ न्यूक्लियोफिलिसिटी? अटैक ऑन द C प्लस। तो जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज है दैट विल बी वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। जिसका साइज बड़ा है लाइक S एज कंपेयर टू O, दैट विल बी वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं पीरियड में, इन द पीरियोडिक टेबल, कार्बन माइनस साइज लार्ज, NH2 माइनस स्मॉल, OH माइनस और स्मॉल, F माइनस स्मॉलेस्ट। तो जो जितना लार्ज होएगा साइज में दैट विल बी द वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। उसका रीजन माना जाता है कि वो फजांस के अकॉर्डिंगली वेरी गुड कोवलेंट बॉन्ड बनाने में कैपेबल है। दैट्स वाई लार्जर साइज, बल्कि नहीं कह रहा मैं, लार्जर साइज कह रहा हूं, क्योंकि अटैक C प्लस पे करना है। तो अगर कोई बल्कि वल्की हो गया, अगर कोई बल्कि वल्की हो गया तो मान के चलो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जानी है। तो मेरे से कोई पूछेगा मिथोक्साइड, टर्शरी बुटोक्साइड, विच वन इज वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, तो मेरा आंसर साफ आएगा, मिथोक्साइड इज वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू टर्शरी बुटोक्साइड। बच्चे कहेंगे सर साइज बड़ा हो गया, मैंने कहा किसका साइज बड़ा हो गया? ओ का। ओ तो दोनों सेम है। ओ की बैक पे बड़े बड़े ग्रुप टांग रखे हैं आपने, दैट्स वाई टर्शरी बुटोक्साइड इज वेरी पुअर न्यूक्लियोफाइल। हाँ, वेरी गुड बेस जरूर है, वेरी पुअर न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि जिसने C प्लस पे अटैक करना है दैट शुड बी, जिसने C प्लस पे अटैक करना है दैट शुड बी लेस बल्कि, बट जिसने C प्लस से बॉन्ड बनाना है शुड बी कैपेबल टू मेक द गुड कोवलेंट बॉन्ड। ये बात आपको समझनी चाहिए। जल्दी से बच्चे हाथ खड़े करना, कौन कौन क्लास में एग्जैक्टली है, हैंड रेस करो भी। हाथ खड़े हुए हैं, बाकी जिनके हाथ खड़े नहीं हुए उनको मैं बाहर करने वाला हूं। एक तो मैं बाहर कर रहा हूं किसको? अर्पणदीप को, गुरनीत को, गुनरीत को, एक इतिका को और एक दर्शनूर कौर को। ये सब क्लास से बाहर हो रहे हैं अब ना। गुरलीन क्लास में हो? हाथ खड़ा क्यों नहीं किया? अच्छा, अर्पण क्लास में हो? अर्पण क्लास में हो? मैं आपको रिमूव कर रहा हूं। चलो, गुरलीन क्लास में हो? हाथ खड़ा है। गुनरीत क्लास में हो? मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं। इतिका क्लास में हो? क्योंकि मुझे ऐसे ना फेक क्लास नहीं पढ़ानी है। इतिका क्लास में हो? दर्शनूर क्लास में हो? हाथ खड़ा कर सकते हो अगर बोल नहीं सकते तो, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं।
चलो अब सभी बच्चे हाथ नीचे कर लो, जो जो क्लास में है वो हाथ मेरे से पढ़े, क्योंकि आज मेरे को ना मजा नहीं आ रहा आपकी क्लास पढ़ाने में। नीचे कर लो बच्चे, हाथ कर लो। मैंने सारे वो बच्चे रिमूव कर दिए हैं जो क्लास में एग्जैक्टली मेरे साथ नहीं है। दिशा, गुरलीन, दीपांशी, ज्योत्सना, अदिति, अलीशा और यक्षिता, बस ये बच्चे क्लास में हैं। एक साउंड में जल्दी से यस बोल दो सारे लोग। चलो ठीक है, क्योंकि अब मैं ऐसे ही किया करूंगा, जो मेरी क्लास में नौटंकी कर रहा है वो क्लास से बाहर हो जाए, क्योंकि इतना पागल मैं भी नहीं हूं कि मैं ऐसे ही बैठा बोलता रहूं। यहाँ तो वर्ड बहुत अच्छा बनता था, लेकिन टीचर का डेकोरम रखते हुए वर्ड यूज नहीं कर रहा यहाँ ना। हाँ जी। नेक्स्ट मेरे पास है न्यूक्लियोफिलिसिटी। ध्यान से सुनना और समझना। न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में मैंने आपसे बात कर ली है। अब मैं आपसे बात कर रहा था SN1 का, यहाँ मैं बात कर रहा था SN1 का। ध्यान से सुनो और समझो। SN1 का जो रेट है, काइनेटिक्स हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, जब भी हम काइनेटिक्स पढ़ेंगे, जब भी हम काइनेटिक्स पढ़ेंगे, क्लियर है, तो वहां एक बात को समझ लेंगे कि जो स्लो स्टेप में पार्टिसिपेट करेगा, जो स्लो स्टेप में पार्टिसिपेट करेगा, वही कहीं ना कहीं रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर के अंदर आने वाला है। तो आपने रेट इज इक्वल टू के आर एक्स लिखा और न्यूक्लियोफाइल को नहीं लिखा, मैं बार आपसे कह रहा हूं, और कल भी मैंने आपको बताया था, जो स्लो स्टेप में होएगा, जो स्लो स्टेप में होएगा, क्लियर, वही आपका रेट डिटरमाइनिंग है। फास्ट स्टेप में जो आ गया, उस पे तो स्ट्रेंथ भी डिपेंड नहीं करती है, उस पे उसकी स्ट्रेंथ भी डिपेंड नहीं करती है, उसकी स्ट्रेंथ पे रिएक्शन डिपेंड नहीं करती है। कुल मिलाकर उसको वहां लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, क्लियर। तो अगर मैं यहाँ न्यूक्लियोफाइल लिख भी दूं, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता चला जाऊं, तो रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, रेट अनअफेक्टेड पड़ा हुआ है। तो इसीलिए हम बोलते हैं SN1 प्रोसीड्स थ्रू द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो एक बार जल्दी से पिछली सारी बातें ऑब्जर्व कर लो, क्योंकि अगर चैप्टर सीखना है, SN1 आपके फिंगर टिप्स पे होना मस्ट है। और मैं बोलता हूं, चार ऑप्शन में से किसी को SN1 बढ़िया वाला देना है, तो भाई कार्बोक्टाइन की स्टेबिलिटी अगर आपको पता है, तो आप सीधा टिक मार के आ जाओगे। द सिंगल मोस्ट फैक्टर विच कैन डिटरमाइन द रेट ऑफ SN1, चार ऑप्शन में 98% तक यही क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी चेक कर लो। ये भी चेक कर लो। हाँ जी। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। हाँ हाँ हाँ, वो इसलिए है, कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, वो कहते हैं सर इनका तो ना रिएक्टिविटी ऑर्डर, एक सेकंड रुकना, मैं पेज ऐड कर लूं। वो पता है क्या कहते हैं कि सर ये देखो, ये रीअरेंज करने के बाद टर्शरी बन जाएगा, तो इनका तो रिएक्टिविटी ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो फिर मैंने उनको क्या कहा, डोंट चेक द रीअरेंज प्रोडक्ट। मतलब अगर मैं इसका रीअरेंज करके टर्शरी बना दूं, तो उनके अकॉर्डिंगली तो दोनों का रिएक्टिविटी ऑर्डर इन SN1 सेम होना चाहिए, जबकि हमें पता है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर इसका क्या है, ज्यादा है, इसलिए लिखा था वो। यक्षिता समझ गई बच्चे मेरी बात को? ना 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 ना, वो बाद में देखना है प्रोडक्ट बनाने में कि प्रोडक्ट ये बन रहा है। लेकिन दो, अगर मान लो ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, और बच्चे कुछ होते हैं जो एक्स्ट्रा, वो तो ठीक है यार, एक्स्ट्रा दिमाग भी क्या, अपना अच्छी बात कर रहे हैं वो भी, क्योंकि उनको रीअरेंजमेंट आता है। वो कहेंगे सर देखो ये ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ, इससे भी रीअरेंज होकर टर्शरी बन गया, ये भी टर्शरी है, तो क्या मैं इन दोनों का रिएक्टिविटी ऑर्डर इन SN1 सेम दे दूं? तो मैं मना करता हूं, मैंने कहा ऐसे नहीं करना, आपने इमीडिएट जो बना हुआ कार्बेटाइन है उसके बारे में बात करनी है। और इस बात को ऐसे लिख सकते हो, डोंट चेक द रीअरेंज प्रोडक्ट टू डिटरमाइन द रेट ऑफ SN1। ये था लाइन एग्जैक्ट। वो कहां थी, मैंने देखना ही भूल गया, मैं कहां था वो लाइन। ओके, यहाँ होगी ना। हाँ, तो किसी ने पूछा होगा उस जगह पर ना, ठीक है।
आगे बढ़ूं मैं फिर इसके अंदर? चलो जी, अब क्लास में सोने वालों की कोई खैर नहीं है, पहले ही समझ लेना भाई, कोई माफी नहीं मिलेगी। इससे पहले कॉफी पी के आओ, नो माफी, ओनली कॉफी। क्लियर है? SN2 की बात हो रही है, ध्यान से सुन लो। मैं बात कर रहा हूं एक सबस्ट्रेट की, जनरल रिएक्शन लिखेंगे सबसे पहले, जनरल रिएक्शन। मैंने क्या लिखा है? एल्काइल हैलाइड। ठीक है जी। इधर मैंने लिखा न्यूक्लियोफाइल, और यहां मैंने लिख दिया पोलर, तो चाहिए क्योंकि रिएक्शंस पोलर है। बट जो सोलवेंट लिखा ना, वो लिख दिया अप्रोटिक। अप्रोटिक से आपका मतलब क्या है? कोई एसीटोन ले लो, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना करता हो जो, कोई हाइड्रोजन ले लो, क्लियर, सॉरी, एसीटोन ले लो, कोई डाइमिथाइल सल्फोक्साइड ले लो, कोई डाइमिथाइल सल्फाइड ले लो, ऐसे ढेरों आ सकते हैं, ढेरों आ सकते हैं ऐसे। ठीक है जी। तो आपने क्या किया? इसकी मैकेनिज्म की तरफ गौर किया, वर्ड टू वर्ड सुनना, और इसका एक सिंपल सा मैंने बच्चों को ट्रिक बताया हुआ है। इफ यू वांट टू डिटरमाइन द रेट ऑफ SN2 काइनेटिक्स, बच्चे को पता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मुझे 12वीं वाले बच्चे और 12वीं पास बच्चे कई बार इतने मुश्किल हो जाते हैं समझाने, और जिनको मैंने समझा दिया 11वीं से मेरे पास 12वीं में आ गया, मैंने उनको समझा दिया, मैं पहली बार SN1 उनकी लाइफ में उनको पढ़ा रहा हूं, तो उनको SN1 SN2 सिखाना मेरे लिए दुनिया का सबसे आसान काम होता है। मैं उनको बताता हूं, डोंट चेक द मतलब जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SN1 SN2। ये मत सोचो कि SN1 SN2 का इनवर्स है। जो ऐसे ऐसे कंपाउंड है जो SN1 भी देते हैं और SN2 भी उसी रेट से देते हैं। तो आपको समझना है कि मैं जब SN2 करवा रहा हूं, तो एक ट्रिक पहले, फिर मैं इस पर आऊंगा। आपको पोलैरिटी ऑफ द CX बॉन्ड देखनी है बस। जो जितना, ये लिखा है देखो, सुपर ट्रिक क्या लिखी हुई है, जो जितना कार्बन पे प्लस चार्ज बढ़ा देगा, कार्बन पे प्लस चार्ज। बच्चे कहते हैं ये ट्रिक आपने बनाई कैसे, क्यों बनाई, क्या नीड थी? मैंने कहा भी बताता हूं, पहले सुनो। सबसे पहले मैंने एक एल्काइल हैलाइड लिखा, वो ऐसा लिखा जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन आसान नहीं था, तो हम चांस देंगे न्यूक्लियोफाइल को। पीछे तो आपने न्यूक्लियोफाइल को चांस ही नहीं दिया, पीछे तो आपने न्यूक्लियोफाइल को चांस ही नहीं दिया बेचारे को अटैक करने के लिए। तो हुआ क्या? कार्बन पे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम T और X है, CX बॉन्ड पोलर है, ऊपर से न्यूक्लियोफाइल आ जा रहा है। न्यूक्लियोफाइल को अब मौका मिलेगा, क्योंकि DMSO भी ऐसा नहीं है जो इस बॉन्ड को ब्रेक करे, और बॉन्ड भी ऐसा नहीं है कि जो टूट जाए, बॉन्ड भी ऐसा नहीं है जो टूट जाए, और सोलवेंट भी ऐसा नहीं है जो बॉन्ड को तोड़ दे। तो अब स्पेस मिलेगा न्यूक्लियोफाइल को अटैक के लिए, और आपको सबको पता है फ्रंट साइड से अटैक तो वहां भी मुश्किल थे जहां कार्बन बन गया। अब ये फ्रंट साइड से अटैक तो मुश्किल, क्योंकि अभी तो CX बॉन्ड बना हुआ पड़ा है। तो अब जो अटैक होएगा वो होएगा बैक, रियर अटैक, फ्रंट नहीं, रियर अटैक। और रियर अटैक होने के बाद एक sp2 हाइब्रिड, एक sp2 हाइब्रिड, 5 वैलेंसी है कार्बन की, फिर भी उसको हम क्या बोल रहे हैं? sp2, क्योंकि जो बॉन्ड पार्शियल स्टेज में है, जो बॉन्ड पार्शियल स्टेज में है, उनको हम एग्जैक्ट बॉन्ड कंसीडर नहीं करते हैं। HDT, ये तीन ही आपके पास सिग्मा बॉन्ड है जिसको sp2 हाइब्रिड बना रहे हैं। ये बॉन्ड ऐसा है जो टूट रहा है, क्लियर, ये बॉन्ड ब्रेक पे है, और ये बॉन्ड वो है जो धीरे धीरे बन रहा है। तो जो बात मैं आपको बोलना चाहता हूं कि बैक अटैक हुआ, एक ट्रांजिशन स्टेट बनी, पेंटावेलेंट बनी, sp2 हाइब्रिड बनी, हाई एनर्जी स्पीसीज है, या तो ऑप्टिमम कंडीशन ना मिले तो भाई साहब अपने घर चले जाएंगे, मतलब रिएक्टेंट वापस बन जाएगा। अगर ऑप्टिमम कंडीशन मिल जाए, अगर ऑप्टिमम कंडीशन मिल जाए, तो ऑप्टिमम कंडीशन मिल जाए तो ये फिर फास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जुड़ा रहेगा, और जो पुराना वाला न्यूक्लियोफाइल है वो यहां से बाहर हो जाएगा। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, ये सब्स्टिट्यूट हो गया, और नया न्यूक्लियोफाइल जुड़ने से स्ट्रक्चर जस्ट अपोजिट खुल गया है, क्योंकि होना तो 109 डिग्री पे ही अरेंज था ना बच्चे, उसको इस साइड से अटैक हुआ है, 109 डिग्री के एंगल पे आने के लिए स्ट्रक्चर जस्ट अपोजिट हो गया, और स्ट्रक्चर जस्ट अपोजिट हुआ तो इसको आपने क्या बोल दिया? इट इज नोन एज द इनवर्जन, और साइंटिस्ट के नाम से क्या बोल दिया? वोल्डन्स इनवर्जन। कॉन्फ़िगरेशन बदल गया है, R चेंज टू S, S चेंज टू R। ये बात आपके दिमाग में परमानेंटली सेट हो जानी चाहिए। तो बच्चों ने कहा सर वो एक बात बताई थी ना आपने, जितना कार्बन पे प्लस होएगा उतना SN2 ज्यादा होएगा। हाँ, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जब तक अटैक करने के लिए नहीं आएगा तब तक SN2 होएगी नहीं। तो अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होएगा, इफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन of carbon halogen bond
इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल खुद क्या है? नेगेटिवली चार्ज, और उसी से SN2 कंट्रोल हो जाएगी। तो सिंपल सी लाइन है, मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन इन द CX बॉन्ड मीन पार्टिसिपेट इन द SN2 काइनेटिक्स। अच्छा जी, इसमें फैक्टर ऑफ एक्टिंग की बात करो, वही सेम जिसको बार बार बोल रहा हूं मैं, जिसपे जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है वो उतना SN2 में इजीली पार्टिसिपेट करता है, तभी तो टर्शरी लीस्ट हो गया और प्राइमरी मोस्ट हो गया। बाकी आप चाहो तो इन एग्जाम्पल को भी चेक कर सकते हो, ये SN2 का बच्चों को एग्जाम्पल दिया था मैंने, ABCD। हम्म। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में रिटेंशन देखेंगे, मतलब ये क्या लाइन बनी? हम्म हम्म। वो तो एग्जाम्पल पे डिपेंड करता है, ये तो मैंने पीछे भी अल्केन एल्कीन एल्काइन में बताया था। डिपेंड्स कि हमारे पास एग्जाम्पल कैसा है। अगर एक ही कार्बन लेके चल रहे हो तब तो आपको R से S, S से R ही पे जाना है ना। डबल स्विच कैसे करवाओगी मुझे बताना थोड़ा सा, एक कार्बन में। वही तो मैं कह रहा हूं, वही तो मैं कह रहा हूं, अगर मैं जनरल SN2 पढ़ाऊं आपको, तो उसके अंदर तो मैं यही बात करूंगा ना कि मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड है, उस एल्काइल, क्योंकि एल्कोहल चैप्टर पढ़ाऊंगा तो और वैरायटी आएगी, ईथर चैप्टर पढ़ाऊंगा तो और वैरायटी, क्योंकि सब में SN1 SN2 मिलते हैं मेरे को। अगर मैं एल्काइल हैलाइड पढ़ा रहा हूं तो उसमें सिर्फ फोकस एल्काइल हैलाइड पे अगर करूं तो मेरे को तो एक ही चीज मिलती है, एक कार्बन का रेल है। और ऐसे तो मैंने पीछे एग्जांपल आपको ढेरों दिए कि अगर मेरे पास यहां ये परमानेंटली सेट है, ये अपने आप को बदलता नहीं, और ये अपने आप को बदलता है, तो ये तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, और यहां आपके पास क्या आएगा? RS बन जाएंगे, तो डायस्टीरियोमर बन जाएंगे। ऐसे तो डिफरेंट केसेस बना दे हम यहां पर, लेकिन मेन जिस कार्बन पे तुम्हें फोकस करना है SN2 में, उसमें तो इन्वर्जन ही हो रहा है ना, वहां कैसे रिटेंशन हो जाएगा मुझे थोड़ा समझाओ, वहां कैसे हो जाएगा? पर्टिकुलरली उस कार्बन पे कैसे कराओगे रिटेंशन? मोलिक्यूल की वैरायटी पे डिपेंड कर सकता है, जिस कार्बन की तुम बात कर रही हो। एक ना बुक आती है बालाजी की, MS चौहान, उसमें SN1 SN2 पे ना 130-35 क्वेश्चन है। क्लियर? उन 130-35 क्वेश्चन को करोगे ना, दिमाग ऐसे खुल जाएगा पूरी तरह से। तो वो यही बातें तो कर रहा है वहां पे, हर एक एग्जाम्पल ऐसा ही उसका, सीक्वेंस में करती चली जाओ सबको। लेकिन उसने कभी ये थोड़ी कहा कि जिस कार्बन पे तुम अटैक कर रही हो तो उससे क्या हो जाएगा? इन्वर्जन नहीं, रिटेंशन हो जाएगा। वो डबल स्विच ट्रिपल स्विच जो तुम बात कर रही हो वो एडजेसेंट कार्बन के बारे में बात कर सकते हैं। स्विच कैसे हुआ मुझे ये समझाना थोड़ा सा, मैं इसको जानना चाहता हूँ, बताना। मैं करवा देता हूँ जी, हाँ बोलो क्या था उसके अंदर? ब्रोमोब्यूटेन में 1 या 2? लो जी कर लिया, अब क्या करना है? न्यूक्लियोफाइल ले लिया स्ट्रॉन्ग वाला, हाँ जी अब आगे बोलो। लिख लिया। हम्म। बन गया। हम्म। ही नहीं यार मैं इस बात को, मेरे मतलब सही बोल रहा हूँ बाय गॉड, कि कुछ भी यहाँ लिख लो, कि अगर मैं ऐसे एग्जांपल, मैं तो सिर्फ ये 130-35 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, कि ये देखो एक स्ट्रक्चर लिखा, ये एक स्ट्रक्चर लिखा, ये एक स्ट्रक्चर लिखा, एक स्ट्रक्चर लिखा, ये स्ट्रक्चर लिखा। अब मैं वैसे इस कंट्रोवर्सी में फंसना चाहता नहीं हूँ, बस ये कि अपने लेक्चर को इफेक्टिव करवाने के लिए कुछ भी बोलते रहो, बच्चा उसको मानता रहेगा। लेकिन मेरे को आज तक कोई ऐसा एग्जांपल इसमें मिला नहीं है कि जिस कार्बन पे मैं अटैक करवा रहा हूँ, अच्छा रिपल्शन क्यों हुआ? 109 डिग्री पे कौन से सिग्निफिकेंट रिपल्शन आ गए?
मैं पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दो ना। आपने भी अपने टीचर से तो पूछा होगा ना, व्हाई द 109 विल गिव द रिपल्शंस। फिर तो CCl4 ने अपने आप रिपल्शन ले लेने थे, फिर तो क्लोरोफॉर्म इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, ब्रोमोफॉर्म है ना, होना ही नहीं चाहिए इस दुनिया में। उसमें तो 109 डिग्री पे लगे हैं सारे के सारे। क्लियर ना? मुझे इसमें कंट्रोवर्सी लगती है, आप जो लाइन बोल रहे हो उसका ऑथेंटिक मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा। क्लियर? चलो अच्छी बात है, हम कंट्रोवर्सी में फंसेंगे नहीं। ये डबल स्विच ट्रिपल स्विच क्यों हो रहे हैं, मेरे को कोई कारण बताए ना। 109 डिग्री पे कोई सिग्निफिकेंट रिपल्शन कहां से आ रहे हैं? तो मुझे लगता नहीं इसमें कंफ्यूज होने की नीड है, क्योंकि ये जो हमारा चल रहा है ना प्रोसेस, ये इस पे बच्चों ने 250 300 क्वेश्चन, क्योंकि हम हर टाइप का बच्चा आता है इस लेवल से। जो अच्छे लेवल के बच्चे होते हैं ना, वो आराम से सारी की सारी बातें कर लेते हैं और एक एक क्वेश्चन कर डालते हैं। कहीं उनको दिक्कत आती नहीं इस थेरी से, अब तक तो आई नहीं है, आगे पता नहीं है। हाँ जी। तो कुल मिला के टारगेट क्या था आपके दिमाग में आ गया होगा। 7-8 मिनट खराब हुए हमारे, तो मुझे अगले पेज पे चलना चाहिए। CX बॉन्ड की हमारे पास, CX बॉन्ड की हमारे पास जो हेलोजन है, भाई करवा तो सब्स्टिट्यूशन ही रहे हो, तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होएगा, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होएगा, उतना उतना इजीली SN1 हो चाहे 2 हो, दोनों हो जाएंगे लिविंग ग्रुप, क्योंकि करवा तो सब्स्टिट्यूशन ही रहे हो। एक ही बात बार बार बोल रहा हूं। नेचर ऑफ सोल्वेंट, यहां मुझे पोलर तो लेना है, क्योंकि रिएक्शन तो आपके पास कैसी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस है। तो अब पोलर बट अप्रोटिक, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करना हमारा टारगेट है भी नहीं और वैसे हो भी नहीं रहा, इसलिए इसको हम सोलोवोलाइसिस नहीं बोलते। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे SN2 की डिपेंडेंसी है, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे SN2 की डिपेंडेंसी है। हाँ जी, स्टेरिक हिंड्रेंस बड़ा मैटर करती है। क्लियर? क्योंकि अटैक कहां से होना है, बैक साइड से, तो इसीलिए आपने शायद पढ़ा होगा। क्लियर? ऐसे ढेरों क्वेश्चंस की लिस्ट है हमारे पास कि नियोपेंटाइल क्लोराइड है तो प्राइमरी, लेकिन अल्फा और बीटा अटैक तो मुझे यहां करवाना था, अटैक तो मुझे यहां करवाना था। एक तो इसने इसका पॉजिटिव चार्ज कम कर दिया, नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल, नाम है पॉजिटिव इंडक्शन। ऊपर से न्यूक्लियोफाइल को स्टेरिक हिंड्रेंस जैसी दिक्कत आ रही है अटैक करने में। कार्बोक्टाइन में बना नहीं सकता, क्योंकि कंडीशन में मैंने स्ट्रॉन्ग क्या दे रखा है, न्यूक्लियोफाइल। तो SN2 मैकेनिज्म यहां मेरे लिए कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट फॉर्म में सिग्निफिकेंट रेट से नहीं प्रोसीड कर पाएगी। तो कुल मिलाकर अच्छा, इस बात को भी गोली मारो। मैं तो कहता हूं मैकेनिज्म में चले जाओ, मैकेनिज्म के ट्रांजिशन स्टेट को देखो। ट्रांजिशन स्टेट में पेंटावैलेंसी तो कार्बन की ऑलरेडी हो रखी है, ऊपर से HDT के बड़े बड़े साइज हों। अगर HDT के बड़े बड़े साइज होंगे तो साफ सी बात है ट्रांजिशन स्टेट बैकवर्ड चली जाएगी, इसीलिए स्टेरिक हिंड्रेंस SN2 के रेट को सुपर स्लो कर देगी। ये लो जी, बच्चों को बताया था मैंने, TS1 TS2 TS3 TS4 पूछा था कौन सी ट्रांजिशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो बच्चों ने कहा ट्रांजिशन स्टेट अगर बननी हो तो फर्स्ट वाली ट्रांजिशन स्टेट इजीली बनेगी, न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी बैक से इजीली हो जाएगा। और अगर हम इन्वर्जन की बात करें तो R चेंज टू S एंड S चेंज टू R। और इस पे डिपेंडेंसी, रेट की डिपेंडेंसी न्यूक्लियोफाइल पे भी है और एल्काइल हैलाइड पे भी है, दैट्स वाई इसका ऑर्डर जो है वो सेकंड ऑर्डर है। चलो जी, अब इस टाइप के क्वेश्चंस थे, बच्चों से पूछे हुए थे। उसके बाद फिर मैं केमिकल प्रिपरेशन मेथड्स में एंट्री कर गया। प्रिपरेशन मेथड्स में एंट्री करते दो मेथड तो मैं आपको बिल्कुल नहीं करवा रहा। क्लियर? एक है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, दूसरा हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। और श्योर कि जब ड्रॉपर बैच चल रहा होता है या ओरिजिनल 12वीं क्लास चल रही होती है तो स्पेस ही इतना लंबा होता है कि वापस करा देते हैं, भी सीख लो वापस। लेकिन हमारे पास स्पेस अब आज और कल का ही है, तो ये मैं भी आपको करवा कर आया हूं इन पिछले 4 दिन में, और ये भी पिछले 4 दिन में मार्कोवनिकोव, एंटी मार्कोवनिकोव, HBr विद मैकेनिज्म, ये दोनों हो चुके हैं। तो सीधा सीधा हम अल्कोहल से रिएक्शन करवाएंगे विद HX विद PX3 PX5 विद SOCl2। उसके बाद हंसडीकर पे जाएंगे, उसके बाद हेलोजन एक्सचेंज स्वार्ट्स और फिंकलस्टीन पे। 12वीं क्लास के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर वाले सीधे सीधे फोकस करते हैं। क्लियर? और फिर आएगा अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो फिर भी मैंने बच्चों को करवा दिया था, तो एक बार इस पे आप नजर मार लो, मैं बोल कुछ नहीं रहा इसके बारे में, ऑलरेडी हम कर चुके हैं पिछले 4 दिन में इसको। सिंगल सिंगल स्टेप पे चले जाना, 1 मिनट आपके पास, और ध्यान जो नहीं रखेगा मैं उसको क्लास से बाहर करूंगा, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो अलर्ट पे रहना भाई, कभी भी किसी के हाथ खड़े करवा सकता हूं मैं।
ये सारा वही है, वही चेन प्रोपेगेशन, चेन टर्मिनेशन, ये वो जितना भी था वो सारा का सारा हमने यहाँ डिस्कशन किया हुआ है। और ये पुराना क्वेश्चन ही हो गया, क्लियर ना। और ये परसेंटेज वाली बात हो गई। और जितने भी आपके पास एनिंशियोमर्स हैं उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज वर्ड टू वर्ड मैच करती हैं, चाहे बीपी एमपी सोल्यूबिलिटी कुछ भी हो, एक्सेप्ट एंगल ऑफ रोटेशन। और अकेले एंगल ऑफ रोटेशन से आप किसी का सेपरेशन नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन। ये 2 पेज मैंने भरे थे उनके लिए पुरानी बातों के, ठीक है। ये देखो आप सारा कुछ आपको करवा रखा है पिछले 4 दिन में। कौन रिवर्सिबल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले आओ, ऑक्सीजन ने रेट ऑफ रिएक्शन घटा दिया, ये सब कुछ। अब अगला भी जल्दी से पढ़ डालो, सेकंड मेथड भी। इसको भी देख ही लो, एंटी मार्कोवनिकोव। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन वहां लिखा था मैंने, जो शुरू शुरू में वो था 6 नंबर पे, मैं इसको पहले उठा रहा हूं। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का मीन क्या हुआ? आपने जो सी डबल बॉन्ड सी जिसको वीवी बोलते हो, विनाइलिक विनाइलिक, उसके एडजेसेंट में अटैक करवाना है, उसके एडजेसेंट में। तो भाई उसके एडजेसेंट पे अटैक करवाना है तो सीधा एफआरएस करवाना पड़ेगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करवाना पड़ेगा। तो कंडीशंस दे रहा हूं, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, वापस वही बात याद आ गई, हेल्पर, हीट, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट, पेरोक्साइड रेडिएशन, ये सारे मिलकर मुझे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हेल्प करते हैं। तो क्लोरीन हाई टेम्परेचर पे आ जाए, वन मोर, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, अगेन इट विल गिव द एफआर, फ्री रेडिकल। ऐसी SO2Cl2, ये भी अगर इसकी जगह SOCl2 हो ना, उसको थायोनिल बोलते हैं, आ रहा है अभी टार्जन प्रोसेस में, जिसमें अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाओगे, जिसमें अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाओगे, NBS हुआ, SO2Cl2 हुआ, क्लियर। या हाई टेम्परेचर पे हेलोजेंस हुए। तो अब आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हो, तो अगर मैं इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के थ्रू लेकर चला जाऊं तो ब्रोमीन CCl4, इसलिए मैंने जानबूझकर ना 2 स्टेप लिखे ताकि बच्चों के दिमाग में फर्क समझ में आ जाए। प्रोपीन प्लस ब्रोमीन CCl4, प्रोपीन प्लस ब्रोमीन एट हाई टेम्परेचर। तो जब आप कंडीशंस ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन लोगे तब अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होएगा, और जब आप कंडीशंस ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन लोगे, वो ब्रोमीन CCl4 है, ब्रोमीन कार्बन डाइसल्फाइड है, और कार्बन डाइसल्फाइड CCl4 क्यों ले रहे हैं ये भी बताया था आपको। तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के थ्रू रिएक्शन चलेगी। जल्दी से इन तीनों को देख लो, प्रोपीन, साइक्लोपेंटीन, मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, NBS NBS NBS। कोई कंफ्यूजन हो इस पे बात कर लो, नहीं तो अब मैं एल्कोहल्स की हेल्प से एल्काइल हैलाइड्स बनवा रहा हूं। चलो जी, अब हम एल्कोहल्स के बारे में, हाँ जी, हाँ हाँ, एक सेकंड चेक कर ले, थोड़ा हाईलाइट कर लो बच्चे ना मैं। एक बार फिर सोचते हैं। आप कह रहे हो कि ये प्राइमरी अलाइलिक था, ये सेकेंडरी अलाइलिक था, ये सेकेंडरी अलाइलिक था। अब कौन से वाले के बारे में बात कर रहे हो बेटा? ये वाला ना, जिसको मैंने मार्क किया हुआ है।
तो आपको लगता है कि इन दोनों में कोई फर्क होएगा? कि अगर मैं इस जगह पर बी आर लगा दूं, इसको अलग से लिख लेते हैं ना, यहां मैंने लिखा मिथाइल बी आर। आप एक नेमिंग चेक करना है इसकी, स्पेस है ना इसके अंदर। उधर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। रिपल्शन तो मैटर ही नहीं करता इसमें, क्योंकि एफ आर बना हुआ है, sp2 हाइब्रिड है, 120 डिग्री का एंगल है। रिपल्शन किससे? मिथाइल से। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो रैंडमली हमने ना सेकेंडरी के बारे में बता रहे थे तो ये प्रोडक्ट लिख दिया होगा, इसमें हमने कुछ ज्यादा फोकस किया नहीं इस बात की तरफ। हमारा कहना ये था सेकेंडरी सेकेंडरी, ये प्राइमरी, इसके अंदर ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी है, और ये प्राइमरी है, तो सेकेंडरी पे अटैक। तो मुझे इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत लगती नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ होएगा तो यहाँ भी सेकेंडरी बनेगा, sp2 हाइब्रिड होएगा, और ये भी sp2, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोडक्ट पे बना सकते हो। अगर दोनों का नेम अलग अलग, हाँ, क्योंकि मिथाइल से सेकंड पे है, ये मिथाइल से थर्ड पे, दोनों अलग अलग है और दोनों ही बन जाएंगे, नो प्रॉब्लम। क्लियर ना? ये रिपल्शन की बातें आप तब करते हो जब आप बेंजीन रिंग लेके चलते हो ना, तो उसका इफेक्ट ज्यादा आएगा। लेकिन ये तो क्या बना हुआ है, एफआर बना हुआ है, वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। क्लियर? और फ्री रेडिकल आपके पास, सॉरी, इलेक्ट्रोफिलिक आपके पास सब्स्टिट्यूशन है, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। दोनों में लिटरली दिन रात का फर्क आ रहा है। यहाँ तो तैयार मिलेगा आपको sp2 हाइब्रिड स्ट्रक्चर जिसका नाम है fr। तो मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता है, ये भी उतना ही बनेगा, ये भी उतना बनेगा। हाँ, ये जरूर है, टर्शरी की रिएक्टिविटी सेकेंडरी से, सेकेंडरी की प्राइमरी से ज्यादा होगी, जो एज यूजुअल आपको पता ही है जीओसी से। हाँ भी, इसको सीखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना और समझना। फ्रॉम एल्कोहल्स तीन तीन तरीके हैं, पीछे बताए थे, तीन तीन तरीके हैं। HX से सबसे पहले रिएक्शन करवाऊंगा, HX। तो ROS प्लस HX। अब HX की आदतें आप जानते हो, HF, HCl, HBr, HI सबको पता है। HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ये अच्छे अच्छे एसिड्स हैं, अगर HF को छोड़ दें तो इन भाई साहब ने पता है क्या किया, अपना प्रोटोन, अगर सुन पा रहे हो तो, अपना प्रोटोन शायद आगे लिखा ही होगा मैंने कहीं, हाँ ये देखो, HCl, HF, HBr, HI में से HF को छोड़कर बाकी तीन अच्छे खासे एसिड हैं, तो इन्होंने प्रोटोन रिलीज किया। दैट प्रोटोन अटैक्स ऑन O। उस प्रोटोन ने O पे अटैक किया, ये बन गया जी आपके पास ऑक्सोनियम आयन। और बार बार बताया आपको, पीछे भी करवाया था, डिहाइड्रेशन। नाउ इट बिकम्स अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। पहले दुनिया का सबसे पुअर लिविंग ग्रुप था इस पूरी की पूरी SN1 SN2 एल्कोहल एल्काइलाइड के अंदर। फिर आगे बढ़ोगे तो और भी अच्छे अच्छे लिविंग ग्रुप और भी पुअर पुअर लिविंग ग्रुप मिलेंगे। जैसे NH2 आ जाए तो और भी घटिया लिविंग ग्रुप है वो NH2, क्योंकि वो अच्छा बेस है। तो वो तो जितना अच्छा बेस है पहचानते रहो, उतना पुअर लिविंग ग्रुप, जो जितना अच्छा एसिड है उसको उतना अच्छा लिविंग ग्रुप बनाते चले जाओ, बल्कि अच्छा लिविंग ग्रुप बनाते चले जाओ। अब इस पे प्लस आ गया है, इसका ENC बढ़ गया है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप बनकर कार्बोटेन बन जाना है। और कार्बोटेन बना तो आगे प्रोडक्ट में सेकंड अटैक किसका हो जाएगा, Cl का। तो क्या बन जाएंगे, एल्काइलाइड। अगर कोई कार्बोटेन रीअरेंज हो सकता होगा तो वो हो सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन अगर कभी भी OH का निकलना बहुत मुश्किल हो रहा हो, रिमूवल ऑफ OH मुश्किल हो रहा हो, रिमूवल ऑफ OH डिफिकल्ट हो रहा हो, तो क्या करें? तो आपके पास एक तरीका बनता है, वो है ZnCl2 जैसा लुईस एसिड लेकर आना, AlCl3 जैसा लुईस एसिड लेकर आना, FeBr3 जैसा लुईस एसिड लेकर आना। लेकिन आपने यहाँ ZnCl2 क्यों यूज किया है? क्योंकि एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl कलेक्टिवली नेम्ड एज LUCAS, ल्यूकास रिएजेंट। तो नेम रिएक्शन था, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई है। सर AlCl3 हो तो भी हो सकता है, 100%। ZnCl2 की जगह अगर FeBr3 हो तो भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसने रिएक्शन को स्पीड अप कर दिया है, खुद कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर। बल्कि होने से इसका निकलना आसान हो गया है। तो मैंने बच्चों से सामने क्वेश्चन पूछ लिया, HCl हो, HCl, ZnCl2 हो, रेट 1 रेट 2 कौन ज्यादा तेजी से रिएक्शन करेगा, फास्ट कौन करेगा? साफ सी बात है, जो ZnCl2 होगा उसने लीव करना इजी बना दिया है, तो साफ सी बात है कि इसकी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो ZnCl2 कॉन्सेंट्रेट, PMT के क्वेश्चन का लेवल देखो क्या है, इसको देकर पूछ रहा है नेम ल्यूकास रिएजेंट, और एल्कोहल पे इन दोनों को लिखकर पूछ रहा है नेम ऑफ रिएक्शन, ग्रोव्स प्रोसेस, GROVE।
या तो मैंने पीछे मेंशन किया होगा कहीं, या फिर आगे मेंशन करूंगा पक्का, यहाँ कहीं है नहीं। वन मोर थिंग, ये जो HIHBr है ना, ये बड़े गंदे हैं। पीछे भी हमने देखा था ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है, हेलाइड ब्रोमाइड डोनर तो है ही, लेकिन ये ना बड़े गंदे हैं। ये क्या करेंगे, कंपाउंड का रिडक्शन कर डालते हैं, ये कंपाउंड का ना रिडक्शन कर डालते हैं। अब कंपाउंड का रिडक्शन बचाना हो तो भाई इसको ना ऑन द स्पॉट प्रोड्यूस करो, KiH2SO4। बच्चे कई बार ना कंफ्यूज जाते हैं, एल्को लिखा अगर एरो पे KiH2SO4 लिख देगा, KiH2SO4। बच्चे कहते इसका क्या करें, मैंने कहा भाई Ki, इतिका नींद से बाहर आ गई हो, क्लास में एंट्री हुई है इतिका? चलो अभी भी बोल नहीं रही है, हैंड रेज कर दो अगर बोल नहीं पा रही हो तो, मेरे तक आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। KiH2SO4, KiH2SO4, इसने कलेक्टिवली HI और इसने कलेक्टिवली HBr ऑन स्पॉट प्रोड्यूस किया है, और ऑन स्पॉट प्रोड्यूस करने की वजह से हमने इस रिएक्शन को क्या किया है, इन दोनों की प्रेजेंस में करवाया, जिससे हम थोड़ा सा बचे रहें, किससे, रिड्यूसिंग एजेंट से। अदरवाइज अल्कोहल का रिडक्शन होएगा, याद करो पीछे नहीं बताया था, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, भूल गए होगे अब तक तो मुझे लगता है, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड्स एंड अल्कोहल्स इन द प्रेजेंस ऑफ HI, रेड पी क्या बनाते हैं, एल्कीन। चलो जी, तो इसको तो चेक कर ही लिया आपने, ये लिखा मैंने ना, ल्यूकास रीजन को यूज करना तुम्हारी 12 क्लास के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है अभी ये, क्योंकि इसको हम टाइम टेस्ट की कैटेगरी में डालते हैं, टाइम टेस्ट, टाइम टेस्ट। क्लियर? जब भी टर्शरी होएगा, रिएक्ट फास्टेस्ट, क्लाउडी सॉल्यूशन बनता है। डेटोल का नाम सुना है, डेटोल का? उसके अंदर आपने देखा होगा होता है क्लोरोजैलिनोल, केमिस्ट्री इन एक्शन सिलेबस में था। तो वहां डिटोल का कॉम्पोजिशन पीएमटी में पिछले कई सालों से एक दो क्वेश्चन लगातार चल रहे हैं, एंटीसेप्टिक वाला, और एंटीसेप्टिक में आपके पास एक डिटोल है, डिटोल में क्लोरोजाइलिनोल और टर्पिनियोल, क्लोरोजाइलिनोल एंड टर्पिनियोल। तो क्लोरोजाइलिनोल, डिटोल को पानी में डालते हो ना जब आप, तो पानी का कलर कुछ सेकंड्स के लिए कैसा हो जाता है, व्हाइट यानी क्लाउडी। तो जब भी क्लोरो कंपाउंड बनेंगे, क्लोरो कंपाउंड बनेंगे, क्लोरो कंपाउंड बनेंगे, तो कुछ सेकंड्स के लिए और इमीडिएटली क्लाउडी सॉल्यूशन बनेगा, समझ जाना टर्शरी का टेस्ट है। 5-4 मिनट में बने तो समझ जाना सेकेंडरी का टेस्ट है। और हीट वीट देकर रिएजेंट लाकर करवाना पड़ रहा है, जनरली आधे पौने घंटे तक तो टेस्ट ही नहीं आता, तो समझ जाना कि प्राइमरी है। कुछ रिएक्शन तो कुछ बुक्स तो नो रिएक्शन लिख के चल जाती हैं, मैं मानता हूं नो रिएक्शन नहीं लिखना चाहिए, रिएक्शन में टाइम ज्यादा लगता है बस। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास है रिएक्शन विद PX3 PX5, रिएक्शन विद PX3 PX5। PX3 में 3 कैटेगरीज आपके पास है, PF3 जनरली हम बनाते नहीं है कि PF3 का PF बॉन्ड तोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, तो PI3 PBr3 PCl3 रिएक्टिविटी ऑर्डर। और PX5 में हम PI5 नहीं बनाते, चैप्टर का नाम पी ब्लॉक एलिमेंट में कोई भी नाम ले लो, क्लियर ना। PBr5 बनाते हैं थोड़ा सा अनस्टेबल सा, PCl5 ठीक ठाक है, PCl5 ठीक ठाक है। तो अगर मैं बात को आगे बढ़ाऊं तो सबस्ट्रेट कौन, अल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 to 1, वही OH का निकलना आसान होना चाहिए बस। तो हुआ क्या, जो O का लोन पेयर है, जो O का लोन पेयर है और यहां P का एम्प्टी ऑर्बिटल है, जो O का लोन पेयर है और P का एम्प्टी ऑर्बिटल है, क्लियर, ये इसके साथ बॉन्ड बना गया है, इसके एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ, क्योंकि PX5 हो चाहे PX3 हो, सब में एम्प्टी ऑर्बिटल फोस्फोरस पे रहेगा। फिर रेफरेंस दे रहा हूं पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 15, PX3 हो चाहे PX5 हो, दोनों के दोनों लुईस एसिड हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल। तो वहां जाकर हुआ क्या, और पी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने से बल्कि लिविंग ग्रुप बन गया है। अब मैं और इसकी डेप्थ नहीं पकड़ूंगा, क्लियर, फिर आगे टाइम लैग करेगा, क्योंकि कल का दिन है मेरे पास, क्योंकि मैंने अभी अराइल के बारे में बात करनी है आपसे, क्योंकि इसके अंदर मुझे समझना क्या है कि जैसे ये लीव करेगा,
क्योंकि यहां मेरे को फिर एक SNI मैकेनिज्म नजर आती है आगे और बढ़ने पर। क्लियर? जब मैं SOCl2 विदाउट pyridine लेके चल रहा हूं, फिलहाल यहां से इसका लीव हो जाना और X का अटैक कर जाना, तो धीरे धीरे होएगा क्या, PXOH, फिर एक और अटैक करेगा। तो मैंने आपसे बार बार कहा, अगर एक ही एटम पर दो OH आ जाएं तो वहां आपके पास लिविंग, यहां से लीव करेगा वोटर, क्योंकि एक कार्बन पे एक एटम पे दो OH मतलब एसिड बेस रिएक्शन, तो POCl3 का फॉर्मेशन हो जाना है। ये बात आपको एग्जैक्टली यहां समझनी है, लेकिन थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं वापिस कि मेरे को नटशेल क्या बात करनी है, कार्बन बना क्या नहीं बना, बॉन्ड टूटा क्यों, क्योंकि OH पे PX3 से वो बल्कि हो गया। जनरल रिएक्शन लिखनी हो 12वीं लेवल की तो 3ROH PX3 3RX POH होल थ्राइस मीन H3PO3, इसको लिख देते हैं H3PO3, फोस्फोरस एसिड। अगर इसकी जगह PX5 लिख दूं वही सेम हुआ, सब कुछ वही हुआ, लेकिन ऊपर जो भी लिखा था ना POX3, क्योंकि दो बॉन्ड टूटने इसके बड़े आसान है PX5 के, क्यों है, फिर पी ब्लॉक एलिमेंट, फिर केमिकल बॉन्डिंग साथ में और जोड़ लेना कि एक्सियल की लेंथ ज्यादा थी, बॉन्ड डिसोसिएशन आसान था। लो जी, SOCl2 से रिएक्शन करवा दी गई है, यहां थायोनिल क्लोराइड लेकर चल रहे हैं, यहां थायोनिल क्लोराइड लेके चल रहे हैं। थायोनिल क्लोराइड पीछे था SO2Cl2 जिसका नाम था सल्फ्यूरिल क्लोराइड, वो हमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करने में हेल्प कर रहा था, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करने में हेल्प कर रहा था। तो हुआ क्या, सबस्टिट एल्कोहल है, हाँ है, OH उड़ाना है तो टर्शरी बेस्ट है। रिएक्शन किससे करवा रहे हो, SOCl2 से। किसकी प्रेजेंस ले रहे हो, बेस की। किसकी प्रेजेंस ले रहे हो, बेस की। क्लियर? रिएक्शन का नाम क्या है, डार्जन्स प्रोसेस। pyridine लेके चलो तो एग्जैक्टली नेम है डार्जन्स प्रोसेस। बेस में तो तुम चाहे अमाइंस ले लो, क्या फर्क पड़ता है, बेस में चाहे तुम इसकी जगह पर कोई ठीक ठाक सा बेस उठा के बैठ जाओगे तो भी रिएक्शन, बट pyridine हो, SOCl2 हो, एल्काइल हैलाइड हो, सॉरी एल्कोहल हो, तो रिएक्शन चलती है हमारे पास, रिएक्शन चलती है हमारे पास SN2 मैकेनिज्म से। और एक बात और बता दूं, अगर बेस ना हो, एक जनरल बात कर रहा हूं, अगर बेस ना हो तो रिएक्शन चलती है SN इंटरनल मैकेनिज्म से, SN इंटरनल। तो मैंने बच्चों को इसको ना वो ज्यादा डेप्थ में नहीं गया और सीधा समझा दिया, हमारे ड्रॉपर बैच के अंदर भी क्या, वैसे 12वीं में मैंने इस लेवल तक करवाया था। pyridine अगर मैं लेके चल रहा हूं तो यहां बच्चों को याद करवा दिया कि pyridine होएगा, तो अगर यहां R चल रहा हो तो वो S बन जाएगा, S चल रहा हो तो R, क्योंकि SN2 का कैरेक्टरिस्टिक ही यही है। तो विदाउट बेस SNI, और अगर कभी भी आपके पास SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine तो रिएक्शन में SN2 मैकेनिज्म वाला प्रोडक्ट R से S से R आएगा। किसके अंदर, डार्जन प्रोसेस के बारे में जब बात कर रहे हो। हाँ, इसको जनरली बुक्स पता क्या लिखती है, अगर ज्यादा डेप्थ ना पकड़ा रही हो एनसीईआरटी लेवल में, वो बोलते हैं pyridine ना जो HCl बना अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या करेगा, इस pyridine और HCl की रिएक्शन होगी, ये रिमूव होएगा, रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड, तो HCl को pyridine हटाकर रिएक्शन को फॉरवर्ड बढ़ाने में हेल्प करता है और यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट एक्सीलेंट आती है। और कई बार पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, आउट ऑफ द फोर विच इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द एल्काइल क्लोराइड्स, तो 4 ऑप्शन में टिक लगता है डार्जन्स प्रोसेस, क्योंकि यील्ड है एक्सीलेंट आती है, SO2 यहां से रिमूव हो जाएगी क्योंकि गैस है, HCl को हम रिमूव कर देंगे pyridine से, pyridinium हाइड्रोक्लोराइड बनाकर। अब है हंसडिकर प्रोसेस। हंसडिकर प्रोसेस में रिएक्शन किसका किससे करवा रहे हो, कह दीजिए सबस्ट्रेट तो RCOOAg है, मैंने कहा अच्छी बात है। सोलवेंट क्या लेके चल रहे हो, CCl4 लेके चल रहे हो। रिएक्शन किससे करवा रहे हो, ब्रोमीन क्लोरीन वगैरह से, लेकिन ब्रोमीन से करवाओ तो बोरोडिन हंसडिकर नेम है उसका। सिंपल एक लाइन में रिएक्शन सीखना चाहते हो तो RCOAg ब्रोमीन CCl4 RBr का फॉर्मेशन हो गया। इन रिएक्शंस को 12वीं क्लास के लिए हम एक रिएक्टेंट से दूसरे रिएक्टेंट जहां कार्बन का नंबर कम करना हो, इनको बोलते हैं इंटरकन्वर्जेंस, इंटरकन्वर्जेंस। तो यहां मेरे पास जितने भी कार्बन होंगे 10 तो 9 हो जाएंगे, 9 तो 8 हो जाएंगे, ये स्टेप डाउन, स्टेप्स को नीचे लाने में, होमोलोगस सीरीज में स्टेप डाउन करने में काम आती है ये इंटर कन्वर्जेंस। तो मान लो इथेनॉल को मिथेनॉल में कन्वर्ट करना है तो रास्ते में हंसडिकर का स्टेप डाल सकते हो आप, इथेनॉल को मिथेनॉल में कन्वर्ट करना है
इथेनॉल को मिथेनॉल में, तो रास्ते के अंदर आप एक ऐसा स्टेप यूज कर सकते हो जिसमें हंसडी करो तो कार्बन कम हो जाएगा। सिंगल लाइन प्रोसेस में बच्चों को सिखाया जिससे उनका आंसर जल्दी जल्दी आने लग जाए। आरसीओ एजी प्लस ब्रोमीन आरबीआर एजीबीआर CO2 एस्केप एजीबीआर प्रेसिपिटेट और आरबीआर अच्छी यील्ड में आ गया। आरसीओ एजी यहां जो Cl है क्लोरीन है ये पुअर यील्ड देगा आरसीएल की, वजह क्या अभी बताते हैं। और आयोडीन तो भाई साहब रास्ता ही बदल गए। वो आपको पता है आई डोट का जो अटैक है आपको पहले भी बताया था, इट इज इजी और डिफिकल्ट। हाँ साइज बड़ा है भाई, डिफिकल्टी होएगा। अब क्रिकेट खेलने के लिए मान लो किसी 120-22 किलो के बंदे को ले जाओ, वो तो भागना चाहेगा ही नहीं, रन तो लेना चाहेगा ही नहीं, वो तो खड़े खड़े जितनी बॉल उसने 4-6 ठोक दिए 4-6, अदरवाइज तो उसको बोलेंगे रनिंग के लिए तो पक्का सामने वाले को आउट करवाएगा वो तो अटैक करना भारी भारी लोगों के लिए मुश्किल होता है। हाँ खड़े खड़े जितने अटैक करवाने करवा लो। लो जी, अब समझना मेरी बात को क्या बोल रहा हूं मैं। क्लोरीन के केस में यील्ड डाउन क्यों आई, क्लोरीन के केस में यील्ड डाउन क्यों आई समझना है। इसकी मैकेनिज्म में एग्जैक्ट नहीं एंट्री मारा मैंने, नॉर्मल सी बात लिखी है कि जब भी आप कोई सिल्वर एल्केनोएट लेके चलते हो विद ब्रोमीन और विद क्लोरीन तो बीच में एक स्टेप बनता है RCOOBr और RCOBr और RCOCl, RCOBr RCOCl। अब ध्यान से सुनना, मैंने बच्चों से पूछा OBr और OCl में किसका बॉन्ड ब्रेक इजी है, तो बच्चों ने कहा जिसकी लेंथ ज्यादा है। मैंने कहा लेंथ तो OBr की ज्यादा है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ एक दूसरे के इनवर्स है जनरली। बस इक्का दुक्का जाकर ये फेल हो जाता है सिस्टम, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, O सिंगल बॉन्ड O और F सिंगल बॉन्ड F, अदरवाइज BDE और बॉन्ड लेंथ, क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम, इसको तोड़ना आसान होएगा तो ठीक है ना, Br फ्री रेडिकल जल्दी बनेगा और Br फ्री रेडिकल हमें RBr की यील्ड को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और OCl का बॉन्ड डिसोसिएशन डिफिकल्ट है तो RCl की यील्ड कम हो जाएगी। और अगर यहाँ आई हो तो बच्चे कहते इसका बॉन्ड तो जल्दी टूटेगा, हाँ टूटेगा तो सही, उसकी इमेज पहले ही बना दी भाई की कि उसका अटैक मुश्किल है। दैट्स वाई RI का प्रोड्यूस होना, RI का प्रोड्यूस होना जैसे मैंने बताया ना RCOOBr ये दोनों इस तरीके से FR बना गए, फिर ये R फ्री रेडिकल बना, इस R फ्री रेडिकल पे I फ्री रेडिकल का अटैक जो मैं कह रहा हूं उसको समझ लेना, वेरी वेरी डिफिकल्ट। जबकि इस R डॉट ने इसी RCOO पे अटैक करके हमें RCOO मतलब एस्टर का प्रोडक्शन दे दिया है। तो इसीलिए मैं एक बार पीछे जाऊंगा फिर आपको बार वापस समझाऊंगा कि जब मैं ब्रोमिनेशन करवा रहा हूं, जब मैं ब्रोमिनेशन करवा रहा हूं तो मुझे प्रॉपरली आरबीआर की यील्ड मिलती है, तो इसलिए बोरोडिन हंसडिकर इज अ मेथड टू प्रोड्यूस आरबीआर। जब मैं क्लोरिनेशन करवाने लगा तो मेरे भाई इस बोन का तोड़ना टूटना ब्रेक होना क्लीवेज होना मुश्किल हो गया। और जब मैं आई तो बोन तो टूट गया, आई फ्री रेडिकल भी बन गया, आर फ्री रेडिकल भी बन गया, लेकिन आर और आई का कॉम्बिनेशन डिफिकल्ट। दैट्स वाई आर डॉट ही आर सीओ डॉट पे अटैक करके टर्मिनेशन स्टेप के अंदर फाइनल प्रोडक्ट क्या बना देगा, एस्टर। तो इसका नाम हमने क्या कर दिया, बिर्नबॉम रिएक्शन, बिर्नबॉम रिएक्शन। और ये हेलोजन एक्सचेंज है, इसको आपने देखना है। आप स्वार्ट्स रिएक्शन भी जानते हो, फ्लोराइड प्रिपरेशन, और आप फिंकलस्टीन भी जानते हो, आयोडाइड फॉर्मेशन। जल्दी से चेक कर लो इसको, मैं 1 मिनट तक चुप रहूंगा। लो जी, एक आपको वहां जब हम केमिकल बॉन्डिंग में थे ना तो भी मैंने आपको बताया था कि डाइपोल मोमेंट इसका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आर एफ आर सी एल आर बी आर आर आई, अगर मैं पोलैरिटी बेसिस पे चलूं, चार्ज के बेसिस पे चलूं, अगर मैं पोलैरिटी बेसिस पे चलूं, चार्ज के बेसिस पे चलूं तो आर एफ विनर होना चाहिए, और मैं डिस्टेंस के बेस पे चलूं तो आर आई विनर होना चाहिए। दोनों ही विनर नहीं है, डेटा विनर हुआ। और फिर आपको याद ही करना पड़ेगा इसको, आरसीएल सबसे टॉप पे डाइपोल मोमेंट में, फिर आरएफ है, फिर आरबीआर है, फिर आरआई। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, चाहे इसको आप केमिकल बॉन्डिंग के अकॉर्डिंगली कर लो चाहे यहां कर लो।
अब देखो केमिकल रिएक्टिविटी SN1 SN2 है, एलिमिनेशन E1 E2 E1 C भी अलग है, वो मैं करवाऊंगा आपको। रिएक्शन विद मेटल्स है एंड देन रिडक्शन है। रिडक्शन भी ऑलरेडी हम डन कर चुके हैं, वर्ड्स रिएक्शन भी आ चुकी है, फ्रैंकलिन भी आ चुकी है, क्लियर ना। और RCl का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वगैरह से भी रिडक्शन आ चुका है। इसके अलावा बस मैंने इसको एक टेट्राइथाइल लेड एंटी नॉकिंग एजेंट में कन्वर्ट करना है रिएक्शन विद मेटल्स में, और रिडक्शन में रिड्यूस करके एल्केन में कन्वर्ट करना है। तो ये पोर्शन तो मैक्सिमम डन है आपका केमिकल रिएक्टिविटी वाला, बस एग्जांपल्स चाहिए होंगे, तो मैंने एग्जांपल्स लिख दिए। इसके एग्जांपल्स मैंने लिख दिए। वैसे एक बार जल्दी से आप नजर मारो, फिर मैंने बोलना है इस पे, इसको छोड़ना नहीं मैंने, क्योंकि ये 12वीं के लिए इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है ये वाला पार्ट। एक बार जल्दी से देखो, एक्वस KOH, मोइस्ट Ag2O, KSH, ड्राई Ag2O, Na2S, सोडियम एल्केनोएट, KCN, AgCN, KONO, AgONO। मैं बताता हूँ, एक भी नहीं छोड़ने वाला मैं। ये अच्छा वाला पोर्शन है, इसको मैं बताता हूँ अभी ना, मेरे साथ टिके रहना बस। सोना नहीं है, नहीं तो अब मैं बाहर निकालने वाला कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया क्लास से, पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इससे अच्छा आप क्लास में बताओ। KCN K प्लस CN माइनस, AgCN Ag प्लस CN माइनस। ठीक है जी, थोड़ा सा हमें केमिकल बॉन्डिंग में जाना पड़ेगा। तब यक्षिता हमारे साथ नहीं थी, लेकिन उसको पता जरूर होएगा केमिकल बॉन्डिंग के फजांस रूल्स। क्यों जी? अगर किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो और किसी के पास 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, तो इसको बोलते हैं नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसको बोलते हैं सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और सारी कहानी ENC के अराउंड घूमती है जाकर, और जो सूडो नोबेल वाले उनका ENC ज्यादा है एज कंपेयर टू 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो पता क्या हुआ, जो AgCN है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम और हाई ENC होने से कोवेलेंट करेक्टर है। तो कोई मुझे बोले AgCN को लिखना है, तो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होकर इस फॉर्म में लिख सकता हूं, Ag और C के बीच में बॉन्ड बना सकता हूं। कोई मुझे KCN बोलने लिखने के लिए बोलेगा, तो मैं गलती से भी K और C के बीच में बॉन्ड नहीं शो करूंगा, मुझे पता है वो प्योरली आयनिक है। बस इसी बात का हम फायदा उठाने वाले हैं, मेरे साथ टिके रहना, बात को एग्जैक्टली समझ जाओगे। अगर KCN लेकर चले तो आपके पास साइनाइड अवेलेबल था, लेकिन था वो एमबी डेंटेड, था वो एमबी फाइल। डेंटेड वर्ड में सुबह कोऑर्डिनेशन पढ़ा रहा हूं इसलिए मुझे निकला मेरे। एमबी फाइल इज गुड फॉर द नाउ दिस चैप्टर SN1 SN2 E1 E2 एल्काइल। ये एमबी फाइल है, तो एमबी फाइल में कार्बन फ्रीली अवेलेबल अटैक करिए, और अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है नाइट्रोजन से, और थोड़ा थोड़ा उल्टी साइड से अटैक होने की पॉसिबिलिटी है। तो दोनों प्रोडक्ट आपके पास आ गए, लेकिन मेजर कौन है? साइनाइड। अब आप AgCN की तरफ आओ। साइनाइड के नाइट्रोजन का लोन पेयर, क्योंकि कार्बन का सिल्वर से बॉन्ड बन गया है, तो ये तो अटैक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जो फ्रीली अवेलेबल है वो है लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। तो अब नाइट्रोजन अटैक करेगा तो मेजर प्रोडक्ट आपके पास कौन हो जाएगा? RNC। और फिर बॉन्ड टूटेगा तो RCN माइनर हो सकता है। वही सेम हरकतें QNO AgNO कर रहे हैं। QNO में ONO फ्रीली अवेलेबल है, जबकि AgONO में Ag और O के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा। अब यक्षिता को ये बात क्लियर हुई तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और इनको बोलते हैं एमबी फाइल्स। ये लो जी, अमोनोलाइसिस, अगर अमोनिया एक्सेस में जब पानी डाल दो तो हाइड्रोलाइसिस, अल्कोहल डाल दो तो अल्कोलाइसिस, अमोनिया डाल दो तो अमोनोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस हो तो तब तो कूल है, एल्कोलाइसिस हो थोड़ा थोड़ा कूल कम हुए, अमोनोलाइसिस में बिल्कुल कूल नहीं है। क्या होता है? मैंने कहा हाइड्रोलाइसिस में पानी की हेल्प से कंपाउंड को तोड़ना, अमोनोलाइसिस में अमोनिया की प्रेजेंस में कंपाउंड को तोड़ना, सिंपल। तो एल्काइलाइड प्लस अमोनिया प्राइमरी अमाइन, आंसर आ गया। हाँ, अगर एल्काइलाइड एक्सेस हो तो फिर कॉन्टिन्यू अटैक होते चले जाएंगे, क्योंकि एल्काइलाइड एक्सेस है ना, बार बार एक नया न्यूक्लियोफाइल 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 अवेलेबल होता रहेगा। और फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा?
फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड। इसको बोलते हो एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन, एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। सुना भी मैंने क्या बोल दिया, एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। लगातार आर 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 ग्रुप आते जाना, इसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। और एक सबसे बड़ी प्रिकॉशन, क्योंकि आप SN1 SN2 पढ़ चुके हो, E1 E2 पे भी आपकी बात हो चुकी है पिछले 4 दिन में, आज तो हमारा 5वां दिन जा रहा है, क्लियर। तो जब भी मैं टर्शरी पे कोई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कोई सोडियम या कोई अमोनिया टाइप से बेस लाकर रखूंगा, तो ये भाई साहब अमोनोलाइसिस नहीं करेंगे, ये भाई साहब डी हाइड्रो हेलोजिनेशन करेंगे, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन करेंगे। मुझे लग रहा है आप नींद में चले गए सारे के सारे। इतिका तो पक्का नींद में आज। ओए लड़की, बाहर हो गई थी क्लास से? पता नहीं है, मैंने किया था उठा के तुम्हें बाहर। क्यों मतलब क्या? मैंने कहा हाथ खड़े करो, तुमने हाथ खड़ा नहीं किया। मैंने कहा बोलो कुछ, तुमने बोली नहीं। हाथ तो खड़ा कर सकती थी, हाथ तो तुम्हारा था। अच्छा तुम तो वो जो एक एक्शन हो रहा था बोर्ड पे, उसको देखकर समझ जाती कि क्या कह रहा है बंदा। और ये किसी टीचर के लिए ना सबसे दुख भरा काम होता है कि अपने क्लास के बच्चे को क्लास से बाहर करे, और उसको इतने झटके लग रहे होते हैं, यार ये मेरा बच्चा मेरे क्लास से बाहर कर रहा हूँ उसको। सदमे लग रहे होते हैं लगातार, एक एक वो बिजली वाले शौक लग रहे होते हैं। क्योंकि बच्चे को बाहर करना ये बड़ा मतलब ना मेंटली हरासमेंट फील होता है इस पे। और अभी तो 3-4 बच्चे और किए मैंने जो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे क्लास में। तुम जाग रही थी इतिका? बाहर हो गई। फिर तुम अंदर कैसे आई? अच्छा, चलो अच्छी बात है। लो जी, 1-2 मिनट है मेरे पास, और मैं फिर कह रहा हूँ क्लास में रिस्पॉन्डिव रहा करो, क्लास में हाथ पैर खड़े करते रहा करो, जिससे पता चले क्लास चल रही है, नहीं तो ये बड़ी बोगस क्लास हो जाएगी। हम पूरा जोर मार रहे हैं हेलिक्स वाले आपको बातें समझाने का, क्लियर। लो जी, लास्ट एंड फाइनल सिंथेटिक। अभी मेरे पास एक 1-1.5 मिनट है बस। ये जो आरसीएन और आरएनसी बना ना, इसके सिंथेटिक यूज बड़े ज्यादा है। एल्काइल साइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड, इसके सिंथेटिक यूजेस बड़े ज्यादा है। तो मैं देखता हूं जितना हो पाए, बाकी कल करेंगे इसको। सुनो, ये एल्काइल साइनाइड पे अगर मैं सोडियम इथेनॉल की प्रेजेंस में रिडक्शन करवा दूं, जिसको बोलते हैं मेंडियस रिडक्शन, सोडियम इथेनॉल की प्रेजेंस में पीटीपीडी निकल भी ठीक है, रिड्यूस तो कर देगा। ट्रिपल टू डबल टू सिंगल, आप बच्चे समझदार हो, ट्रिपल टू डबल टू सिंगल, एल्काइन को एल्कीन से एल्केन में बदलते हो ना, तो अभी तो वही करना है। तो पहले था प्राइमरी सॉरी साइनाइड, फिर बना IMINE, इसका नाम आप जानते होंगे, क्लियर। फिर आगे चलकर क्या बन गया है, प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन हमारा सिलेबस है, उसके प्रिपरेशन के मेथड्स में मेंडियस रिएक्शन वेरी यूजफुल है। नेम रिएक्शन है तो आपकी 12वीं का स्टार बन सकती है रिएक्शन, क्लियर। अगर मैं इसका डाइल्यूट H2SO4 सीधा हाइड्रेशन करवाने पे जाऊं, तो बच्चे समझदार हैं, एक N नेगेटिव पे H लेकर आएंगे, C पॉजिटिव पे OH लेकर आएंगे। इसके बाद तुम इसका क्या करवा दोगे, टोटोमेरिज्म, जिसका नाम तुम्हें मैंने बताया था पिछले राउंड में, 1 1 2 3 माइग्रेशन ऑफ प्रोटोन फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एलिमेंट टू अनदर, तो इससे बन जाएगा अमाइड। और अमाइड में ये लिविंग ग्रुप है। फर्दर हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 लेके चल रहे हो, तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, एल्कोहल। अगर यही मैं पार्शियल करवा दूं, तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या रहेगा, अमाइड। तो इसके बारे में एक बार फिर बात कर लूंगा, क्योंकि ये इग्नोर करने वाला टॉपिक नहीं है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।